हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टीसीए साइकिल, या इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और इसी को ही सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली जो इवेंट्स होते हैं वो दो इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो जो पायरुवेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे, ठीक है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा उसमें तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यही प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है इन स्टेप वाइज मैनर, और साथ ही साथ एटीपी जनरेट होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव हुए हैं या जो हाइड्रोजन्स रिमूव हुए हैं वो क्या होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो देखिए, इसका जो नाम है वो टीसीए साइकिल क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन का एक कंपाउंड जो होता है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको टीसीए साइकिल बोलते हैं। दूसरा, हेंस क्रैब जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड जो होता है वो इसका फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखिए, ये रहा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है ये क्रेब साइकिल। तो देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज है, ये चेंज हो गया पायरुवेट में। कहाँ पर हो रही थी ये वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस जो थी वो आपके साइटोप्लाज्म में हो रही थी। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म से ये जो पायरुवेट होगा ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अब वहां पर ये वाली साइकिल चलेगी। तो देखिए, जो पायरुवेट होगा उसके अंदर 3 कार्बन है भाई, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था वो टूट गया था 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, तो 2 पायरुवेट बन रहे थे यहाँ पर। तो 2 पायरुवेट जब बन गए हैं तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 पायरुवेट, ठीक है। ये हम 1 पायरुवेट के लिए पढ़ रहे हैं, जब हम फाइनल गेन यहाँ पर काउंट करेंगे तो वो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो NAD+ जो होगा वो NADH और H प्लस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक NADH की फॉर्मेशन हो गई और 1 कार्बन निकल गया। तो ये 3 कार्बन थे, अब 1 कार्बन इसमें से निकल गया तो बच गए 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाला ये एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, और इसके साथ कंबाइन करके ये बना देगा सिट्रिक एसिड। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A इसके साथ ऐड हो गया, तो टोटल बन गए 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। देखिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा। अब दूसरा NADH मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसमें से 1 कार्बन निकलने के बाद ये 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हो जाएगी, और ये बन जाएगा 4 कार्बन वाला ससीनिक एसिड। यहाँ पर साथ ही साथ एक NADH की फॉर्मेशन हो रही है। एक NADH यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर GTP भी बन रही है। GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP, मतलब बराबर होगी। इसके बाद ये ससेनिक एसिड जो होगा वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करेगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई कार्बन रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये भी 4 कार्बन वाला ही बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक FADH2 रिलीज होगा, दिस इज इक्वल टू 2 ATP। NADH जो होता है उसके अंदर 3 ATP होते हैं, जबकि FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इसके बाद ये मैलिक एसिड जो होगा वो मैलिक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, एंड रिलीजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH,
ठीक है। तो देखिए ये जो सस्टेनिक एसिड है वो डायरेक्टली भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाता है, इसलिए जो ये इंटरमीडिएट होता है मैलिक एसिड वो बनता है। ये मतलब जो प्रोसेस होती है इसमें सिर्फ ये एनर्जी जनरेट करने के लिए होती है ये प्रोसेस, और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के लिए होती है ताकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की जो रिकवरी है वो इजी हो जाए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में 2 कार्बन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसके साथ कंबाइन हो रहा है, वो लास्ट में एज इट इज निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हमें नेट गेन देखना है, एनर्जी का नेट गेन कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ये लिख रखे हैं मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के साथ में एक NaDH 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH है। तो 4 मॉलिक्यूल NaDH के हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल NaDH का वो इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के। तो 4 मॉलिक्यूल जो होंगे वो 4 3 12 ATP। इसके साथ ही साथ एक FADH2 रिलीज हो रहा है, तो एक FADH। अब ये FADH2 जो होता है वो 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये GTP रिलीज हो रही है, तो एक GTP जो होगी वो एक ATP के इक्विवेलेंट होती है। तो टोटल हो गए यहाँ पर देखिए 12 और 2 14 और 1 15 ATP। तो 15 ATP हो गए। साथ ही हम ये एक पायरुवेट के लिए बात कर रहे थे, और ग्लूकोज से हमेशा 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट के लिए यहाँ पर 15 इंटू 2 30 ATP हो जाएंगे, 30 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये 30 ATP मॉलिक्यूल्स तो यहाँ थे क्रेब्स साइकिल में, और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे कितने थे 8 ATP, तो टोटल हो गए 38 ATP। साथ ही साथ यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, तो अगर एक पायरुवेट से 3 निकल रहे हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहे 3, तो अगर 2 पायरुवेट होंगे तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो गई। इसमें आपको नेट गेन याद रखना है 30 ATP होते हैं, और प्लस अगर पूरा का पूरा आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाए तो उसमें 30 ATP ये हैं और 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस के, तो टोटल हो गए 38 ATP। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बहुत अच्छे से दे रखी है प्रोसेस। पायरुविक एसिड जो था उसके साथ 4 NAD प्लस होंगे, एक FAD, एक ADP और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। ये आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा, साथ ही साथ 4 NADH, एक FADH2 और एक ATP। साथ ही साथ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन अब इन्वॉल्व होंगे आपके नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS की। तो देखिए आपका जो मान लीजिए ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, एक रफ डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये बाहर वाला जो होता है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ये है मैट्रिक्स, और बाहर है साइटोप्लाज्म। तो देखिए क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स थी इसके अंदर क्रेब्स साइकिल हो रही थी, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट था पायरुवेट वो यहाँ चला गया। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल हुई। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, या जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट था NADH, वहां से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो अब यहाँ पर एक प्रोसेस चल रही है जिसको बोलते हैं क्या, ETS। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पर चलेगा ETS। तो यहाँ पर जो ETS होगा वो किसकी वजह से चलेगा, वो हाइड्रोजन की वजह से चलेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन होगा वो जब रिलीज होगा तो उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी ETS में। तो देखिए यहाँ पर ETS का ये डायग्राम दिया हुआ है। क्या होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बहुत सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं।
ये इसका मैट्रिक्स है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला पार्ट, और ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर दूसरी मेम्ब्रेन होगी। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका FMN होगा। ये FMN जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, इसके बाद ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा FeS को, और फिर UQ यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन H2। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सीक्वेंशियली मतलब चलता जाएगा, और जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे इनको कॉम्प्लेक्स का नाम दे रखा है, ये है सेकंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर FADH2 होता है, मतलब ये FAD और FeS, ये जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ये वाला, इसके अंदर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब साइटोक्रोम B होता है और साइटोक्रोम C1 होता है। इसके बाद जो इसका कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है साइटोक्रोम C के थ्रू, वो साइटोक्रोम A फिर A3 के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो 4 इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होगा आपका ये वाला, इसको नाम देते हैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ये ATP की सिंथेसिस करेगा। जब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है थ्रू द वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, तो लास्ट में जो इसका फाइनल एक्सेप्टर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होगा ये इसका फाइनल एक्सेप्टर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन या जो हाइड्रोजन आयंस है इनको एक्सेप्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रेब साइकिल में जनरेट हुए थे, ये ही दोनों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही साथ जो एनर्जी करेंसी होती है ATP मॉलिक्यूल्स वो जनरेट होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल एक्सेप्टर कौन है, तो फाइनल एक्सेप्टर हम कौन बताएंगे, दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द H2O2 इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसको यूज किया जाएगा, और फिर इस इलेक्ट्रॉन से जो ATP सिंथेज होगा, जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होगा, वो ATP की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो देखिए जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर F0 F1 एक पार्टिकल होता है। तो जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जो आउटर स्पेस होगा उसके अंदर जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होगा, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके इन दोनों के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है वहां पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ चलने लगेंगे, और इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ये ADP को दे देंगे, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। तभी तो हम जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि दिस कॉम्प्लेक्स 5 और F0 F1 पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज आवर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन involves complex 5 and it generates ATP molecule by utilization of hydrogen molecules. ओके इसके बाद है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है उसमें आपको ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन है, जो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो चल रही है उसके अंदर क्या क्या होगा। तो देखिए जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है वो एक सीक्वेंशियल इवेंट है। उसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्रैब साइकिल होती है या TCA साइकिल होती है, उसके बाद आपका ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो तीनों जो होंगे वो एक के बाद एक चलते रहेंगे। इसके बाद जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ये वाली प्रोसेस जो होगी, ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया था, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आया था। इसके बाद जो इंटरमीडिएट
कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। सिर्फ जो ग्लूकोज होगा वही रेस्पायर किया जाएगा, इसका कोई भी ऑल्टरनेट सब्सटेंस यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। ये जो पाथवे होगा रेस्पिरेटरी पाथवे, इसमें जो ग्लूकोज होगा मेनली वही यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब हमने बात की है एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर हम फर्मेंटेशन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या मेन जो डिफरेंसेस होते हैं, तो फर्मेंटेशन जो होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिल जाएंगे। जबकि फर्मेंटेशन में जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है उससे अल्कोहल्स बनते हैं। जो सेकंड स्टेप है उसमें फर्मेंटेशन जो है उसमें नेट गेन जो होता है सिर्फ 2 एटीपी होते हैं, जबकि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं, लगभग 38 एटीपी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 8 थे, क्रैब साइकिल में 30 थे, और आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर तो फिर बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तीसरा है यहाँ पर NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में। ठीक है, तो क्या होता है फर्मेंटेशन के अंदर वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उस केस में NAD+ की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही है, और यहाँ पर जो क्या है एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फर्मेंटेशन में ये जो प्रोसेस होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम जनरेट हो पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्फीबोलिक पाथवे। तो देखिए एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है, एम्फीबोलिक का मतलब होता है जिसमें हम बताते हैं कि यहाँ पर कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रोसेस होती है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, जबकि एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेसिस। मीन्स कोई छोटे कंपाउंड्स जुड़कर, जैसे जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, बनाते हैं आपका C6H12O6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जबकि ब्रेकडाउन में जो C6H12O6 जो होगा वो ब्रेकडाउन यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आपने मान लीजिए फूड लिया है, जैसे आपने लिया है कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो टूट कर क्या बनाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यही जो प्रोसेस होती है इसको कंबाइंडली, कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रोसेसेस को कंबाइंडली हम बोल सकते हैं क्या, एक एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे जो होंगे वो हर सेल के अंदर चलते रहेंगे। इसमें बताया गया है कि जो फैट्स होती हैं, फैट्स टूट जाती हैं किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। जो आपके ये होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होंगे वो डिग्रेड हो जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू सिंपल शुगर्स और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इन्होंने बताया है, फैट्स जो होंगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो सिंपल शुगर्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली सब को क्या बनाना होता है, जो अमीनो एसिड्स होंगे वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये जो ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल्स होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा अब वो क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसमें आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, और जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो मिल जाएंगे, जिनको आप टाइम टू टाइम रिलीज करते रहोगे। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मतलब RQ का मतलब होता है कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। मतलब आप कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो अपने किसी भी फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और उसके बदले में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही है।
ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो, तो वो होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है, 1 होता है, जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कम होता है, फैट्स जो होते हैं उनका भी कम होता है, 0.7 होता है आपका जो प्रोटीन होता है उसका, तो जबकि जो फैट्स होती हैं उनका भी 1 से कम होता है। तो जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने जो फूड सबस्ट्रेट है वो कौन सा आप यूज कर रहे हो। तो जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी कोशेंट कम होता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो RQ होता है वो 1 होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो इंस्टेंट एनर्जी देंगे, जबकि प्रोटीन्स और फैट्स जो होंगे वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सिर्फ 3 प्रोसेसेस है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और आपका तीसरा है ETS। ETS के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो बहुत ही सिंपल सा है, और इसमें आपने ये वाला जो चार्ट है इसको अच्छे से समझ लेना है, इसी के बेसिस पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।